नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 26 अक्टूबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकेगा, जिसमें एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी एसआई, बिहार एसआई और एनटीपीसी जितनी भी रेलवे की परीक्षाओं, उनमें आपको यह हेल्प करेगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय मामलों में, तो राष्ट्रीय मामलों में पहला है टॉपिक सेकंड एयरक्राफ्ट ऑफ एयर इंडिया 1। देखिए, यहीं से शुरू हो गया प्रश्न। रीच्ड दिल्ली, यानी दूसरा जो बोइंग B7 या देख रहे हैं 777, ये ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्पेशल एयरक्राफ्ट ऑफ बोइंग B777 एयरक्राफ्ट, अब देखिए ये आया कहां से? अमेरिका से। तो दूसरा प्रश्न बन गया क्या? अमेरिका से। इसका नाम क्या है? एयर इंडिया 1, भारत ने जो रखा है। क्या है ये? बोइंग B777, और किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। ऑल्सो रीच्ड दिल्ली एयरपोर्ट, तो यानी दूसरा पहुंच गया, पहला कुछ दिन पहले ही। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि अब यह किसके लिए आया है, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का प्रथम नागरिक, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, यही 3 व्यक्ति इस प्लेन से यात्रा कर सकेंगे। तो इसी तर्ज पर इस विमान का नाम भी एयर इंडिया 1, यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जो चलता है जिससे, उसी की तर्ज पर इसका नाम एयर फोर्स 1 उसका नाम है ना, तो एयर इंडिया 1 रखा गया है। जैसे कि बोइंग 777 विमान एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस है। इस विमान को सिर्फ एयर इंडिया के ही पायलट उड़ा सकेंगे, और देश के VVIP एयर इंडिया के पहले किससे चलते थे? जंबो जेट से। उसमें बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। 25 साल पुराना हो चुका है, लंबी दूरी करने में असमर्थ था, और पुराने विमान को ईंधन भरने के लिए बीच में रुकना पड़ता था। और ये क्या है? ट्विन है, इसमें इंजन जो है डबल इंजन लगा हुआ है, और सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से इस विमान की खासियतों को ज़्यादा नहीं बताया जा सकता। इस विमान में बैठा व्यक्ति आसमान से ही वीडियो और ऑडियो संपर्क धरती पर साध सकता है। इससे जो है ना, हैक होने का भी खतरा नहीं रहता है। और इसकी विशेषता यह है कि ये आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है, यानी यह विश्व का सबसे बड़ा ट्विन जेट है, जिसे आमतौर पर 777 के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इस तरह से इसमें 3-4 फैक्ट निकल करके आ रहे हैं। अगला है, तो यह जो है धुनुची नाच, बहुत ही परंपरागत नृत्य है, और कह सकते हैं कि कोलकाता से शुरू हुआ था, आज यह पूरे देश में निभाई जा रही है। तो देश के कोने कोने में बसे देवी भगवती के भक्त नवरात्र के दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए धुनुची नृत्य करते हैं। और धुनुची नृत्य असल में क्या है? ये शक्ति नृत्य है, कह सकते हैं। तो बंगाल ट्रेडिशन में, ये देख रहे हैं ना, इसी को धुनुची कहते हैं। बंगाल के ट्रेडिशन से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में इसको मनाया जाने लगा। पुराणों के अनुसार इसको कहा जाता है कि महिषासुर बहुत ही बलशाली था, तो उसको कोई नर देवता, यानी उसको मेल व्यक्ति नहीं मार सकता था कोई जो है। तो इसमें क्या था? तो माँ भवानी उसका वध करने जाती हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में इनके बारे में बताया गया है। तो माँ भवानी उसका वध करने जाती हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए इसमें यह डांस किया जाता है। तो धुनची में कोकोनट कॉयर और हवन सामग्री रखा जाता है, धुआं जैसे लौ भी निकलती रहती है, और आरती की जाती है। और यह नवरात्रि में सप्तमी से ही शुरू हो जाता है, अष्टमी और नवमी तक चलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेगा किस राज्य का है। फिर अगला जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन टू बी इनॉग्रेटेड ऑन अक्टूबर 27। हमारे देश के प्रधानमंत्री 27 अक्टूबर 2020 को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है एक तरह से देखा जाए हमारे देश का। इस सम्मेलन का विषय ही है विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया, यानी सतर्क भारत, समृद्ध भारत। इसका क्या मतलब हुआ? सतर्क भारत की हमारे जो 32.8 यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर परिक्षेत्र के, यानी सीमाओं पर हम सतर्क रहने की आवश्यकता है। आंतरिक क्षेत्र में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, और देश को समृद्ध बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस कोरोना नामक महामारी, वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आत्मनिर्भर भारत की ओर लोगों को आकर्षित किया है। तो ऐसे में सतर्क भारत और समृद्ध भारत इसका मेन थीम रखा गया है। इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस अलोंग विद द विजिलेंस अवेयरनेस वीक।
तो कौन? केंद्रीय जांच ब्यूरो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ करेगा और यह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हर साल मनाया जाता है। तो इस बार का जो थीम है ये याद रखिएगा। कौन इसका उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करेगा? सीबीआई करेगा। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यूएन न्यूक्लियर बैन ट्रीटी कम्स इनटू इफेक्ट। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन सेड दैट 50 कंट्री, देखिए कि इसमें जो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो प्रतिबंध संधि होती है तो उस पर कम से कम 50 देशों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। और दोस्तों 50वां देश होंडुरास हुआ है। और होंडुरास कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका या कह सकते हैं कैरेबियन देश के भी, कैरेबियन देश के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं जैसे सबसे ऊपर कनाडा है। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करते हैं सबसे ऊपर कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर नीचे छोटे छोटे देश हैं कि नहीं, बेलीज है जिसकी राजधानी बेल्मोपेन है, ग्वाटेमाला है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। मानचित्र में जरूर देखिएगा तो उसमें आप देखेंगे तो एल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर, तो वहीं पर एक होंडुरास भी है, बहुत अच्छी फुटबॉल टीम भी है और इसकी राजधानी ट्यूगासिगल्पा है। वहीं पनामा है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। तो होंडुरास 50वां प्रांत जिसने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए और 50 देशों की मंजूरी के साथ ही क्या हो गया? यह अप्रूव हो गई, यानी अब यह इफेक्ट में आ गई यह ट्रीटी। यह ध्यान रखेंगे। और संधि का जो अमेरिका सहित शक्तिशाली देशों ने इसका विरोध किया है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी शक्तिशाली देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब इस पर इनकार कर रहे हैं। और परमाणु हथियारों को नष्ट करने संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय अभियान के कार्यकारी निदेशक हैं वह बेट्राइस फिन हैं। ये भी व्यक्तित्व है, ध्यान रखिएगा। तो नैतिक नेतृत्व का वो कह रहे हैं कि इन 50 देशों के हस्ताक्षर से ये वो देश हैं जो दुनिया को एक नैतिक नेतृत्व, ये बहुत ही महत्व, यानी मोरल लीडरशिप, यानी हमारी नैतिकता कहती है कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विश्व में रहें। यानी परमाणु हथियारों का देखिए इसका साइड इफेक्ट कितना है। आप नागासाकी, हिरोशिमा की स्थिति देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में किस तरह से पूरा जापान का नागासाकी, हिरोशिमा तहस नहस हो गया। आज भी अपंग संतानें पैदा होती हैं। तो ऐसे में यह संयुक्त राष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। कह सकते हैं कि 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द बैन प्रपोजल वाज इंट्रोड्यूस इन 2017 और 193 सदस्यों में से 122 ने समर्थन में वोटिंग भी की थी और अंत में हस्ताक्षर करने की बात आई तो 50 राज्यों। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। तो इसमें भी 4-5 फैक्ट मिले। अब बढ़ते हैं हम लोग भारतवंशी राम कलावन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स। सेशेल्स दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। हिंद महासागर, जैसे अपना भारत है ना, तो ये पूरा हिंद महासागर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप, नीचे यहाँ पर मालदीव देखेंगे, फिर इसके इस तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप, ये मेडागास्कर है, यही मॉरिशस है, यही सेशेल्स द्वीप है, कोमोरोस। तो सेशेल्स द्वीप, तो सेशेल्स द्वीप में 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। तो दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारतवंशी है, यानी वैवेल राम कलावन हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। और यह 54% जो मत मिला है, इनको 54% मिला है। उन्होंने डैनी फारे को, जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, उनको मात दी, यानी वर्तमान में इनको मात्र 43% मत मिला। और दोस्तों ये राम कलावन हमारे देश से ही, यानी 130 साल पहले 1883 में बिहार के मोतिहारी जिले के परसौनी से गांव से कोलकाता होते हुए कहाँ पहुंचे थे? मॉरिशस। मॉरिशस में कुछ समय रहे, फिर बाद में सेशेल्स शिफ्ट हो गए और वहीं जो है इनका राम कलावन का जन्म हुआ था। कहाँ पर? सेशेल्स में ही हुआ। 1961 में राम कलावन का जन्म हुआ और वह वर्तमान में सेशेल्स के राष्ट्रपति चुने गए और भारत के प्रधानमंत्री ने बधाइयां भी दी इनको। और आज देखिए कि हमारे देश के ये लोग गए थे वहां गन्ना की खेती करने मॉरिशस में, और 130 साल पहले फिर धीरे धीरे आज मॉरिशस में भी देखा जाए 40% जनसंख्या भारतीय मूल के लोगों की है। सेशेल्स में भारतीय मूल के, सेशेल्स में 1 लाख, यानी इसको कह सकते हैं बहुत ही सुंदर और रोमांटिक देश की तुलना इसकी की जाती है। सेशेल्स घूमने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है, जैसे मालदीव है, सेशेल्स है, कोमोरोस है, मॉरिशस, ये सब देश बहुत ही सुंदर लगते हैं घूमने के लिए। लोग पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण, और इसी पर्यटन के नाम पर ही तो इनका चुनाव हुआ है। ये चित्र आप देख रहे हैं इनका, राम कलावन जी का।
तो ये जो है कोरोना नामक महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र में गिरावट आई, जिसकी वजह से वहाँ के नेतृत्व परिवर्तन की बात आ गई। तो पर्यटन से सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा आता है। तो ये सेशेल्स याद हो जाएगा दोस्तों। आइए इसमें हम आपको दिखाते हैं सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया है, और इस पर ब्रिटिश और फ्रांस का कब्जा था। करेंसी भी देख रहे हैं ना, सेशेल्स रुपया है, और यह विक्टोरिया यहाँ पर हिंदी मैंने दिया है। ये देख रहे हैं इंडियन ओशियन, सेशेल्स इसकी राजधानी विक्टोरिया है, और ये मेडागास्कर इसको बता चुका हूँ, एंतानारावियो है, और यह मॉरिशस है, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। अब बढ़ते हैं, अगला है समाचारों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में आज हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व ली कुन ही को लिया है। यह जो है सैमसंग का नाम तो आपने सुना होगा। आज भारत में लगभग हर 5वें 6वें व्यक्ति के पास सैमसंग का फोन रहता है। तो दक्षिण कोरिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी, अब यही यहां से प्रश्न शुरू हो गया कि यह सैमसंग कंपनी किस देश की है। आ जाएगा दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, चीन। तो क्या बताओगे, दक्षिण कोरिया की है। तो चेयरमैन इसके कौन है, ली कुन ही का रविवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। चलिए, इससे कोई मतलब नहीं वो कितने वर्ष के थे। यहां सबसे महत्वपूर्ण है ये कि बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग के मालिक कौन थे, तो ली कुन ही थे। किस देश की कंपनी है, दक्षिण कोरिया की है। और 30 साल के नेतृत्व में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एक वैश्विक ब्रांड बन गई, और उनके नेतृत्व में सैमसंग कंपनी स्मार्टफोन, टीवी, मेमोरी चिप बनाने वाली बड़ी कंपनी बन गई। और दक्षिण कोरिया को, यानी सैमसंग की मदद से दक्षिण कोरिया एशिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तो सियोल है। याद रखेंगे, उत्तरी कोरिया की प्योंगयांग और दक्षिणी कोरिया की सियोल राजधानी है। तो ये व्यक्तित्व हैं, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग एवं वित्त संबंधी समाचारों में। तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज MOU विथ ICCI। अब ICCI क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इन्वेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ICCI टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी SMEs एंड स्टार्टअप एंड प्रमोट देयर लिस्टिंग ऑन द एक्सचेंज। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटे और मध्यम उद्योगों, स्टार्टअप को समर्थन करने और एक्सचेंज पर अपनी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए ICCI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, एग्रीमेंट किया है। ध्यान रखेंगे। अब ICCI विल ऑफर असिस्टेंस टू BSE इन इवेल्युएटिंग SMEs एंड स्टार्टअप फॉर लिस्टिंग ऑन BSE SME बोर्ड। तो इस तरह से सहायता प्रदान करेगा दोस्तों। और BSE के बारे में आपको पता ही होगा, 1875 में ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खोला गया था, और 2017 में BSE भारत का पहला सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बन गया, यानी फर्स्ट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और इस तरह से आज BSE इक्विटी, मुद्राओं, ऋण उपकरणों, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड में व्यापार के लिए कुशल और पारदर्शी बाजार प्रदान करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में से ही पूरा निर्धारण होता है कैसे, मतलब देखते कंपनियां मुनाफा कैसे कमा रही हैं, कैसे नीचे जा रही हैं, ऊपर, इन सब को। और BSE SME भारत का सबसे बड़ा SME प्लेटफॉर्म है, जिसमें 250 से अधिक कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। तो यह महत्वपूर्ण है। और इसके प्रबंध निदेशक CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान है, और चेयरमैन कौन है, न्यायमूर्ति विक्रमाजीत सेन है। तो यह 3-4 फैक्ट हैं इससे संबंधित, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हमने फिर इंपॉर्टेंट 10 पुस्तकों को लिया है। तो इंपॉर्टेंट बुक एंड देयर ऑथर्स, ये अक्सर आपकी परीक्षाओं में आ जाती हैं। आप देख रहे हैं ना, चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, तुगलकनामा, इसने, यह अमीर खुसरो, यह कह सकते हैं इनको तूतिए हिंद भी कहा जाता है। तो यह महत्वपूर्ण है, और कई शासकों का शासनकाल इन्होंने देखा था। तो तुगलकनामा, बाबर को आप जानते ही हैं, बाबर ने आक्रमण किया था पानीपत का फर्स्ट बैटल 1526 में बाबर ने, और मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने ही। याद रखेंगे दोस्तों। और बाबर की बाबरनामा, गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा पुस्तक है, और कबीरदास की साकी सबद रमैनी बीजक, यह पुस्तक उन्हीं की है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है जयप्रकाश नारायण का नाम तो सुना होगा दोस्तों। इन्होंने, कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। फिर द्वितीय क्रम के नेताओं ने कमान संभाली थी भारत छोड़ो आंदोलन की। जयप्रकाश नारायण भी उसमें थे। प्रिजन डायरी और इमरजेंसी के दौरान इन्होंने बहुत संघर्ष किया था। मुंशी प्रेमचंद की गोदान
बहुत ही महत्वपूर्ण। यह पुस्तक कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन राकेश, आधे अधूरे, और दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, ये भी। तो ये इस तरह से कलेक्शन इनको रखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं। अब बात करते हैं खेल समाचारों में। तो इसमें पहला है एशियन ऑनलाइन चेस। तो एशियन ऑनलाइन चेस के बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं। यहाँ पर हमने देखी ये सब हमारे देश की जो महिला खिलाड़ियां, जो खिलाड़ी हैं इस जो शतरंज की, उनका पिक्चर दिया है। चूंकि भारत ने महिलाओं में स्वर्ण पदक जीता है और पुरुषों में रजत पदक, ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय महिला टीम ने रविवार को इंडोनेशिया को 6-2 से हराकर एशियाई नेशन ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। लेकिन पुरुष टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारने के कारण रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। भारत अगस्त में फिडे ऑनलाइन ओलंपियाड भी जीता था तथा शीर्ष खिलाड़ियों कनेरू हम्पी और डी हरिका की अनुपस्थिति में भी महिला टीम की उपलब्धि से देश में इस खेल को और बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, यह भारतीय महिला टीम ने 6-2 से हराया था, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से कह सकते हैं कि पुरुष टीम को, हालांकि बेहद करीबी में, फाइनल में पुरुष टीम किससे हारी है ये भी पूछ लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया से, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। और भारतीय टीम पहला मैच कह सकते हैं कि 1.5 और 2.5 यानी नजदीकी से था, जबकि दूसरा मैच 2-2 से बराबर रहा। और महिला वर्ग के फाइनल में महिला ग्रैंड मास्टर पीवी नंदिता ने चेल्सी मोनिका इग्नेसियास सिहेती को हराकर भारत को पहला अंक दिलाया। इसके बाद पूनम राउत ने मेडिना वर्दा आइलिया को पराजित किया और आर वैशाली तथा कप्तान मेरी एन गोम्स ने अपनी बाजियां ड्रॉ खेली। इसी तरह से भारत ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में वैशाली को शीर्ष बोर्ड पर इरीन करिश्मा सुकंदर से हार झेलनी पड़ी, लेकिन भक्ति कुलकर्णी, पद्मनी राउत और नंदिता ने अपनी अपनी बाजियां जीती। अब देखिए, ये नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यही मिलान करने को आ जाता है, इसीलिए मैं इनकी नाम की चर्चा कर रहा हूं। तो इस तरह से भारतीय महिला टीम प्रारंभिक चरण में भी शीर्ष पर ही रही थी और वैशाली ने 9 बाजियों में 6.5 अंक के साथ शीर्ष बोर्ड का स्वर्ण पदक जीता। तो इस तरह से पुरुष वर्ग के फाइनल के पहले मैच में बी अधिबान, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, और एसपी सेतु रमण की एंटन स्मिरोनो और मैक्स एलिंगवर्थ के हाथों हार भारत को महंगी पड़ गई। और अनुभवी के शशिकरण ने जेम्स मैरिस को हराया, लेकिन निहाल सरीन ने तैमूर कुयाबो कारो के साथ अंक बांटे। तो इस तरह से दूसरे मैच में सेतु रमन की जगह सूर्य शेखर गांगुली खेले और वह एलिंगवर्थ को हराने में सफल रहे, लेकिन कुयाबो कारो ने सरीन को हराकर हिसाब बराबर कर दिया। तो इस तरह से अधिबान और शशिकरण ने अपनी बाजियां ड्रा खेली, लेकिन रजत पदक से ही भारत को पुरुषों में संतोष करना पड़ा, महिलाओं के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये सारे नाम जो हमने लिए हैं इनको जरूर नोट कर लिया करिए, ये ध्यान रखेंगे। अगला है पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स। अब देखिए, यहाँ पर ग्रैंड प्रिक्स जो है यह शुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल के अल्गार्वे इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। और यह देखिएगा, यह 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 12वां दौर था और यह हैमिल्टन की सीजन की 8वीं जीत है और कैरियर की 92 यानी 92वीं जीत। और यहीं से क्या हो गया कि इन्होंने एक तरह से देखा जाए हैमिल्टन की जीत के साथ ही इन्होंने शुमाकर की, यानी जर्मन महान माइकल शुमाकर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, तो शुमाकर द्वारा निर्धारित 91 जीत के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और ये उन्होंने 92। तो ये ध्यान रखेंगे। और इस तरह से यह कह सकते हैं वॉल्टेरी बोल्टास मर्सिडीज फिनलैंड दूसरे स्थान पर और मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के तीसरे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये नाम याद रखिएगा, यह पूछ लेता है किस देश के हैं। तो देख रहे हैं ना, वॉल्टेरी बोटास फिनलैंड के हैं और ये देख रहे हैं मैक्स वेरस्टैपेन कहाँ के, नीदरलैंड के हैं। माइकल शुमाकर जर्मनी के हैं। तो इस तरह से मिलान करने को आता है, तो इसीलिए हमने इसको बताया है। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों, आज हम विश्व की 10 प्रमुख चोटियों को, यानी 10 सबसे ऊंची चोटियों को लिया है, जिसमें पहली चोटी है माउंट एवरेस्ट। का नाम तो सुना होगा दोस्तों, 8,848 मीटर ऊंची है और ये कहाँ अवस्थित है, नेपाल में। नेपाल में इसे क्या कहते हैं, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्या कहेंगे इसको, सागर माथा।
ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसे चाइना में क्या कहते हैं? विच अदर नेम इज मतलब चाइना में इसको क्या कहेंगे? चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। और यह ग्रेटर हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे है K2, जिसे गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये 8,611 मीटर ऊंची है दोस्तों। और यह भारत, वो भी पीओके क्षेत्र में है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और यह कराकोरम यानी ट्रांस हिमालय में पड़ेगी। ये भी पूछ लेगा ना, किसमें है? ग्रेटर हिमालय में है, लेसर में है, शिवालिक में है। तो क्या बताओगे आप लोग? तो यह जो है कहाँ अवस्थित है? यह ट्रांस हिमालय के कराकोरम, ट्रांस हिमालय जब पढ़ेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, तो ट्रांस हिमालय में कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत श्रेणी, इस तरह से देखिए। तो यह कराकोरम में स्थित है, 8,611 मीटर ऊंची है। K2 या इसे गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। और तीसरी भी दोस्तों हमारे देश में ही है, कंचनजंगा। तो कंचनजंगा को यहीं पे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, 8,598 मीटर ऊंची है। और ये भी किसमें अवस्थित है? ग्रेटर हिमालय में। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना, कहाँ अवस्थित है। और दोस्तों 5वें नंबर पे है अकांकागुआ, 6,960 मीटर ऊंची है, 6,960 मीटर, और विच इज सिचुएटेड इन अर्जेंटीना। और यह किसमें है? एंडीज पर्वत श्रृंखला का नाम सुना है ना? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इज एंडीज माउंटेन रेंज। तो अकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है दोस्तों? ब्यूनस आयर्स है। याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 6वें नंबर पे, ओजस डेल सलाडो। यह भी सब ज्वालामुखी क्रिया से ही निर्मित कह सकते हैं, सब ज्वालामुखी पर्वत ही हैं, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर। और चिली की राजधानी सैंटियागो है, 6,885 मीटर ऊंची है। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर सब में यह ध्यान रखेंगे, हाँ मीटर ऊंची है। और 7वें नंबर पे है चिम्बराजो, ये भी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर देखिए नाम से इसके दिख रहा है, इक्वेटर जो विषुवत रेखा इक्वाडोर के बीचों बीच गुजरती है। और इसकी राजधानी क्वीटो है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। जबकि विषुवत रेखा पर है लेकिन बहुत खुशनुमा माहौल रहता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर 2800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद 8वें नंबर पर है माउंट मैकिनले, ये अलास्का में, अलास्का श्रेणी के अंतर्गत। अलास्का क्या है? अमेरिका का 49वां प्रांत बना था, रूस से खरीदा था 1863 में, याद रखेंगे दोस्तों। और 6,124 मीटर ऊंची है। उसके बाद 9वीं है कोटोपैक्सी, ये सुना होगा, विश्व की सबसे ऊंची कह सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत है। तो कोटापैक्सी ये भी कहाँ है? इक्वाडोर में है। और 10वें नंबर पे माउंट किलिमंजारो, ये भी ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, कह सकते हैं। किलिमंजारो कहाँ पर है? तंजानिया में है, यह अफ्रीका महाद्वीप में। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। याद हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले सेशन में, और वो आप लोगों का सेशन है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि संतोष कुशवाहा, ज्ञान रंजन साहू, राफत प्रवीण, विक्की, संतोष कुशवाहा, आदित्य कुशवाहा, सूरज उपाध्याय। तो ये सूरज उपाध्याय, ज्ञान रंजन साहू, संतोष कुशवाहा, इन लोगों ने बहुत जल्दी उत्तर दिया है। SK साहब, राफत प्रवीण, ये लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा डाउन मत पड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करिए और सही उत्तर दीजिए, जल्दबाजी नहीं करिए। देख रहा हूँ कुछ लोग जल्दी जल्दी में एक आध क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इस तरह से लगातार आप लोग उत्तर देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कहाँ है। इसलिए यह चीज़ें हम आप पे छोड़ दिए हैं, क्योंकि खबरों से ही हम इस प्रश्न को लेते हैं, इसलिए उसका उत्तर नहीं बताते। अगर कोई दिक्कत आती है तो हम कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोगों को बताएंगे, किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत आती है तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोइंग B777 एयरक्राफ्ट आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री। अब आपको बताना इसमें कहां से लिया गया, अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान से। दूसरा है, धुनुची नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, वहीं से शुरू हुआ और पूरे देश में यह प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब बताना है। तीसरा है, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, जो अभी होने वाला 27 अक्टूबर से। तो सतर्क भारत समृद्ध भारत, या सशक्त भारत समृद्ध भारत, या समृद्ध भारत सुंदर भारत, या इनमें से कोई नहीं, इन्हीं में से बताना है। यानी व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन।
ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, हु इज द 50th कंट्री इन द वर्ल्ड टू साइन ए बैन ट्रीटी टू बैन न्यूक्लियर वेपन, यानी परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व का 50वां देश, यानी 50 देश जरूरी है कम से कम, तो 50वां देश कौन हस्ताक्षर किया? मैक्सिको, होंडुरास या जर्मनी या चिली, इन्हीं में से बताना है। नेक्स्ट है, भारतवंशी वेवेल राम कलावन किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं? सेशल्स के, फिजी के, मॉरिशस के या मेडागास्कर के, जो कि बिहार से इनका संबंध था 130 वर्ष पहले जो पूर्वज गए हुए थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया या जापान, इसमें से बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1875 में, 1880 में या 1885 में? इन्हीं चारों में से आपको उत्तर देना है। तो गुलबदन बेगम पुस्तक का क्या नाम है? यह प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ गुलबदन बेगम्स बुक? तो हुमायूंनामा, बाबरनामा, तुगलकनामा या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? ईरान ने, भारत ने, इंडोनेशिया ने या कजाकिस्तान ने? इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। और 10वां और अंतिम प्रश्न है, एकांकुआ गुआ चोटी किस देश में है? इन विच कंट्री इज द एकांकागुआ पीक? आपको बताना है, ईरान में है, ब्राजील में है, अर्जेंटीना में है या पेरू में है, यह ध्यान देना है। तो इस तरह से आज हमने सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों को लिया, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को बताया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।